नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश कुमार परमार और गौरव ज्ञान धारा की एक शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों आप थंबनेल के अकॉर्डिंग यहां से जानकारी प्राप्त कर पा रहे होंगे कि आज का हमारा एक नया बिंदु है जिसका नाम है वाक्य रचना। मित्रों, राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान जो भी हिंदी का पाठ्यक्रम है उनको क्रमबद्ध रूप से हम एक एक करके बिंदुओं को लगातार जो है अध्ययनवार इनको पढ़ते जा रहे हैं और हम अंतिम पड़ाव में हैं वाक्य रचना। जैसा कि मैंने आपको जब भी हिंदी की कक्षाएं शुरुआत में हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हम व्याकरण को पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उस सभी का हम जब उन सभी को पढ़ने के लिए, उन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो व्याकरण पढ़ते हैं उसके 3 भाग होते हैं, जिसमें हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के दौरान पूरी व्याकरण को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वर्ण विचार के पश्चात शब्द विचार पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया और अब है एक अंतिम पड़ाव वाक्य रचना। वाक्य अपने आप में बहुत ही एक विशेष प्रकार का बिंदु जो है वो मित्र रहता है, क्योंकि हम जब वर्ण से निकलते हैं, वर्ण की जानकारी प्राप्त करते हुए हम शब्दों तक पहुंचते हैं और शब्दों में भी हमने देखा कि कई प्रकार के बिंदु जो है हिंदी में आपको दिखाई पड़ते हैं। उन सभी का ज्ञान जो भी आपके पाठ्यक्रमानुसार है उन सभी को हमने बिंदुवार पढ़ने का प्रयास किया, तमाम उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास किया, उसकी प्रकृति, उसकी परिभाषा, उसके जितनी भी संकल्पनाएं हैं उनसे भली भांति हम परिचित होने का प्रयास हम करते जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य रचना। ध्यान रहे मित्रों, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं और पद के पश्चात जो है एक वाक्य बनकर उभर कर सामने आता है जब हम परिपुष्ट अवस्था में होते हैं। ध्यान रखें, वाक्यों के द्वारा ही हम हमारे मन में उठने वाले जितने भी भाव है, जितने भी विचार हैं, उन विचारों को भलीभांति जो है संप्रेषित कर सकते हैं। कहते हैं कि विचारों का आदान प्रदान जो है इन वाक्यों के माध्यम से ही हो पाता है और इन वाक्यों की समझ को रखना अपने आप में बहुत ही एक विशेष प्रश्न बनकर उभर कर सामने आता है। तो वाक्यों की रचनाएं किस प्रकार से करें? वाक्य अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य की जो पाठ्यक्रमानुसार ये कहते हैं कि एक व्यवहारिक व्याकरण दृष्टिकोण से इसकी किस प्रकार की उपलब्धता जो है वो एक व्यवहारिक व्याकरण में होनी चाहिए। तत्पश्चात इसके अवयव, इसके घटक, वाक्य का निर्माण किस प्रकार से होगा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर क्या है, रचना के आधार पर क्या है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी जितनी भी वाक्य रचना जो भी टाइप से इसके जो प्रकार है, जिन जिन तरीकों से इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, उन सभी दृष्टिकोण से आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए मित्रों, आगाज करते हैं आज एक न्यू बिंदु के साथ में, एक नवीन यहां पर बिंदु जिसका नाम है वाक्य रचना। वाक्य रचना को हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। लगातार जो है इससे, इस कक्षा से आप जुड़े रहें और इस वाक्य रचना को समझने का प्रयास इस कक्षा के माध्यम से करें। तो लीजिए मित्रों, वाक्य रिकॉर्डिंग यहां पर आपको नजर यह है आपके सामने वाक्य रचना। इसके संकल्पनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। वाक्य रचना, वाक्य के हो सकते हैं, वाक्य के क्या घटक है, क्या अवयव है, क्या इसकी परिभाषा है, इन सारी चीजों का अपन ध्यान रखेंगे। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सर्वप्रथम वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें कारक विभक्ति लिख के वो पद बन जाते हैं और तत्पश्चात जो है वाक्य। ये एक क्रम चलता है, ये एक क्रम चलता है और शब्दों से पदों की और पदों से वाक्य की है कि किस प्रकार से जो है वाक्य तक हम पहुंचे। ये हमारी यात्रा है, हिंदी की एक यात्रा है, जिस हिंदी की व्यवहारिक दृष्टिकोण से, एक व्यवहारिक व्याकरण दृष्टिकोण से ये यात्रा जो है हम जहां है हमारा बिंदु है वाक्य। तो लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई मित्रों वर्ण होती है। ध्यान रहे, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण होगी और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब जैसे कि ये वर्ण है क, म और ल, इस प्रकार ये जो वर्ण है ये मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसका नाम होता है कमल। इस प्रकार से शब्द होते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। और जब इस प्रकार के शब्द जो मिलेंगे उनमें हम किसी प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग करेंगे तो वो
पद कहलाएंगे और पद मिलकर जो है पद शब्द और वर्ण मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। और वाक्यों में हमारे भाव, हमारे मस्तिष्क में उठने वाले विचार, हमारी जरूरत और हमारे मन में विचार उठते हैं तरीके से बिल्कुल अन्विति के साथ में हम जब प्रेषित करते हैं तो वो एक वाक्य के रूप में उभर के सामने आता है और हमारी भावनाएं दूसरी भावनाओं तक पहुंच पाती है। तो इस प्रकार एक वाक्य का निर्माण होता है। फिर देखिए, वाक्य भाषा की प्रधान इकाई है। ध्यान रखो, भाषा की प्रधान इकाई। कई बार इस प्रकार के डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और हम भलीभांति उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखें कि भाषा की प्रधान इकाई, भाषा की प्रधान इकाई मित्रों क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। इस बात से ध्यान रखें, वाक्य। फिर है, किसी भी भाषा में अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान वाक्य द्वारा ही संभव होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर जिस प्रकार वर्णों के सभी समूह शब्द नहीं होते बल्कि सार्थक समूह ही शब्द होते हैं, उसी प्रकार जो भी आपका शब्द होगा वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक हो वही शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार से, बल्कि सार्थक समूह ही शब्द होते हैं, उसी प्रकार शब्दों के भी सार्थक एवं व्यवस्थित समूह वाला वाक्य व्यवस्थित। मैंने आपको अन्विति के बारे में बताया हुआ कि क्रमबद्ध शब्दों का समूह जो है सार्थकता के साथ में जब निश्चित रूप से हो तो वाक्य कहलाएगा। दूसरे शब्दों में इसके परिभाषा है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थपूर्ण रूप से प्रकट होता हो। जो अपेक्षाएं की हमने कि हमें जिस प्रकार का अर्थ चाहिए वो अपेक्षित पूर्ण रूप से प्रकट हो, वो अपने आप में वाक्य कहलाता है। वो जो है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य की ये जो है विशेषताएं रहती है, अगर इनमें योग्यता अपेक्षित पूर्ण अर्थ प्रकट हो तभी जाकर वो व्यवस्थित समूह हो, क्रमबद्ध हो और एक सार्थक समूह शब्द हो, जाकर ही वो वाक्य। फिर देखिए, वाक्य में निम्नलिखित आवश्यक बिंदु होते हैं। अब देखो वाक्य के कौन कौन से बिंदु है जो आवश्यक रूप से कार्य करते हैं। तो उसमें देखिए, वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। शब्दों और पदों के योग होगा, उसके बाद ही जो है वाक्य की रचना होगी सीधी। इस प्रकार से इनके अलावा हम जो है वाक्य की जो है संभावना नहीं कर सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। ध्यान रखें, वाक्य चाहे कैसा ही हो लेकिन अपने आप में वो पूर्ण होता है या स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतया प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। किसी भी प्रकार का भाव हो, विचार हो, उसको वो पूर्णतया प्रकट करने की शक्ति जो है यहाँ पर वाक्य में होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर इस बिंदु को पढ़ाते हुए मैं आपको संप्रेषित कर रहा हूँ, वाक्य रचना से संबंधित जितने भी कंसेप्ट जो संकल्पनाएं निकल रही है उनको वाक्यों के माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहा हूं। ये संप्रेषण जो है ये मेरा वाक्य हो रहा है और उन वाक्यों के आधार पर ही आप तक पहुंच है अपने आप में, जिससे उसके अपेक्षित अर्थ की जो भी आशा मैं कर रहा हूं वो मनो मस्तिष्क में उठ रहे हैं और मैं इनको वाक्य को बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चलते हैं। तो लीजिए मित्रों, इस प्रकार हम चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये तो हुई एक वाक्य किस प्रकार से उसकी जो परिभाषा है, प्रकृति है वाक्य की, वो क्या हो सकती है, उसकी विशेषता क्या होती है, वाक्य किस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं और उनकी विशेषताओं को लेकर बात की। अब हम चलते हैं कि वाक्य के घटक क्या हैं। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन में आते हैं तो हमें शब्दों की ओर जाना होगा और उनके घटक को भी समझना होगा, उनके अंगों को भी समझना होगा, उनके अवयवों को भी समझना होगा।
उनके प्रकारों को भी समझना होगा, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार किस प्रकार से हो सकता है, अर्थ के आधार पर क्या है, वाक्य रचना के आधार पर क्या है, इस तरीके से अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य के घटक। तो देखिए, जिन अवयव, वही मतलब कि अंग को मिलकर वाक्य की रचना होती है, उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। जिन अवयवों से मिलकर वाक्य की रचना होगी, वो अपने आप में वाक्य के घटक कहलाते हैं। वाक्य के मूल एवं अनिवार्य घटक है, वाक्य के मूल एवं अनिवार्य घटक है कर्ता एवं क्रिया। ध्यान रखें मित्रों, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी वाक्य की कल्पना क्रिया के बिना नहीं कर सकते। वाक्य की कल्पना क्रिया बिना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ठीक है, तो वाक्य है तो उसमें क्रिया तो है, अगर वो क्रिया नहीं है तो वाक्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अनिवार्य घटक क्या होता है, कर्ता और क्रिया। कई बार तो कर्ता के बिना भी मामला चल जाता है, लेकिन क्रिया के बिना नहीं चल सकता। लेकिन अनिवार्य घटक में कर्ता भी है। यदि आपके सामने कर्म है तो उस कर्म को छोड़ दो, आप जो है कर्ता को प्रधानता, प्राथमिकता जो देने का प्रयास करें। इसके बिना वाक्य रचना संभव नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य घटक भी होते हैं। अब देखो, जो अनिवार्य घटक है वो तो है कर्ता और क्रिया, और उसके अलावा कुछ और घटक भी होते हैं, उससे हम कह सकते हैं जैसे कि विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कारक आदि। ये जो है अपने आप में एक अन्य घटक के रूप में कह सकते हैं। इन्हें ऐच्छिक घटक भी कहते हैं। क्या कहता है, इन्हें ऐच्छिक घटक भी कह सकते हैं। तो ये वाक्य के घटक है जो मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया। जो अनिवार्य घटक होंगे वो कौन से होंगे और ऐच्छिक घटक कौन से होंगे। अब देखिए वाक्य के अंग कौन से रहेंगे। तो वाक्य के अंगों में इसके दो अंग आते हैं मुख्यतः, जिसमें उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो मुख्य अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अब देखिए, वाक्य के घटक में और वाक्य के अंग में यहां पर डिफरेंस रखना। वाक्य के घटक कह रहा है तो वो कर्ता और क्रिया की बात कर रहा है, और वाक्य के अंग कह रहा है तो वो उद्देश्य और विधेय की बात कर रहा है। तो देखिए, उद्देश्य और विधेय होते हैं। अब उद्देश्य किसे कहेंगे और विधेय किसे कहेंगे एक वाक्य के अंदर। यदि आपके पास में कोई भी एक साधारण सा सेंटेंस आपको बता दिया जाए और कहे कि इसमें उद्देश्य और विधेय बताओ, तो आपको किस दृष्टिकोण से बताना है वो मैं यहाँ पर आपको इस संकल्पना को परिपूर्ण करने का प्रयास करता हूँ, स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, मीन्स उसको मुख्य हो, मतलब करते हैं। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि जो मोहन है वो कार्य कर रहा है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है। जो कर्ता होता है मित्रों वो उद्देश्य होता है। ध्यान रखना, हमेशा कर्ता जो है वो उद्देश्य होता है। उद्देश्य कर्ता को कहा जाता है। किसको? कर्ता को। ध्यान रखें, कर्ता जो है वो उद्देश्य कहलाता है। देखो, जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है। फिर देखिए विधेय। विधेय किसे कहेंगे? वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। जैसे कि मोहन फुटबॉल खेलता है, इसमें फुटबॉल खेलता है विधेय, और मोहन क्या है अपने आप में? उद्देश्य। ठीक है ना? देखिए, मोहन फुटबॉल खेलता है, वो तो कार्य करने वाला है, तो वो कर्ता हो गया था, तो उद्देश्य हो गया। अब इसके बारे में जो कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो अपने आप में विधेय। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर और रखते हैं हम कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे कार्य करता कार्य करने वाले हैं, तो ये हो गया अपने आप में यहाँ पर उद्देश्य, और बाकी इसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो हो जाएगा विधेय। किसान खेत में हल चला रहा है। अब किसान क्या है?
करता है क्योंकि वो खेत चला रहा है, तो वो अपने आप में दृश्य हो गया। इसके बारे में जो कुछ भी वो कार्य कर रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, वो अपने आप में विधेय हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पर घटक और अंग में जो है डिफरेंट कर सकते हैं कि वाक्य के घटक कौन से होंगे और वाक्य के अंग कौन से होंगे मित्रों। ठीक है, इस प्रकार से मित्रों यहां पर हमने वाक्य के घटक और वाक्य के की। अब चलते हैं आगे वाक्य के प्रकार को लेकर। हम बात कर रहे हैं वाक्य के प्रकारों को लेकर। तो देखिए वाक्य के प्रकार जिसमें सामान्यतः दो प्रकार से वाक्य भेद किए जाते हैं। ध्यान रखना, अगर वाक्यों के भेद किए जाते हैं तो दो प्रकार से किए जाते हैं, एक तो अर्थ की दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार किस प्रकार के होंगे? अर्थ में और रचना में, मतलब कि जब रचना जाता है, जब वाक्य को रचा जाता है, बनाया जाता है और एक वाक्य का सिर्फ और सिर्फ अर्थ निकाला जाता है, तो अर्थ के कौन से प्रकार होंगे और रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से, जो अर्थ के आधार पर रहते हैं। ठीक है ना, इसके टोटल 8 प्रकार है, ध्यान रखना 8 प्रकार है ये, जहां पर किसी भी प्रकार आपके समक्ष जो है प्रश्न होते हैं, या आजकल जो है प्रश्नों का जो पैटर्न है, न्यू जो पेपर्स आ रहे हैं उनका पैटर्न इस टाइप से है कि आपके सामने 8 एक ही वाक्य को अलग अलग प्रकार से मिलाने के लिए दे दिया कि ये कौन सा वाक्य किस प्रकार से, एक ही वाक्य को प्रकारों में अर्थ के दृष्टि से आपको पूछ लिया और किस तरह से उसको मिलान करना, या फिर अलग अलग प्रकार के वाक्य दे दिए और उन 8 वाक्यों को या 4 प्रकार के वाक्य दे दिए, उनको एक साथ में संगत असंगत करना है। तो इस प्रकार के पैटर्न में भी आपके पास में क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको अर्थ की दृष्टि से जो 8 प्रकार है उनकी प्रकृति, परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से भी आप उसको अभ्यास आपको करना होगा, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप उसको राइट कर सकते हैं। तो आपके जो है कि अगर इस प्रकार का वाक्य है तो वो कैसा, देखिए सवाल की बात है यहाँ पर हम बात करते हैं 8 प्रकार के आपके अर्थ की दृष्टि से पर जो है वाक्य रहते हैं, और रचना की दृष्टि से, रचना के आधार पर जो है वो भी वाक्य जो है वो 3 प्रकार के रहते हैं, इसमें संयुक्त और मिश्रण वाक्यों का बात करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए तो अर्थ की दृष्टि से तो 8 प्रकार के वाक्य हैं, सर्वप्रथम इन्हें पढ़ लेंगे और इनके उदाहरण और परिभाषाओं के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए अब लेते हैं फर्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है आपका विधानवाचक। कौन सा है मित्रों? विधानवाचक वाक्य। इसे विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं, जिस वाक्य में कार्य करने या होने का वर्णन हो। देखो सीधा और सरल वाक्य हो, कार्य करने होने का वो वर्णन हो, उसे हम क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य। ज्यादा विधान मतलब कि कार्य करने या वर्णन, इसका वर्णन हो, कार्य करने या होने का वर्णन हो, सामान्यतः उसमें किसी प्रकार की कोई जो विशेष बात हो जो साधारणतः हमें समझ में आ जाए पढ़ते ही, वो अपने आप में विधान जो है वाचक वाक्य रहेगा। ठीक है ना, जैसे मोहन सोता है, राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती है। ठीक है, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, टेम्पो जा रहा है, टेम्पो जा रहा है। मतलब कि आप जो भी कार्य करने या होने का साधारण आप यहाँ पर जिस वाक्य में देखते हैं वो अपने आप में विधानवाचक वाक्य मित्रों रहता है। ठीक है, देख लेते हैं।
इस प्रकार से अब हम चलते हैं विधानवाचक के पश्चात निषेधवाचक वाक्य में। देखो, निषेधात्मकता मीन्स नकारात्मकता, नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य किस प्रकार के होंगे? जिसमें ना नुपुर हो। क्या हो मित्रों? ना नुपुर। सर्वप्रथम हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य पढ़ा, वो था विधानवाचक। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर निषेधवाचक अर्थात नकारात्मक वाक्य जिसमें ना नुपुर हो। ठीक है ना, जिसमें ना की परिभाषा हो, नेगेटिविटी हो। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य करने या होने का निषेध हो, ठीक है ना, निषेध हो, उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन घर नहीं जाएगा, राधा नहीं पढ़ती है, हम नहीं खाएंगे, गाय दूध नहीं देती है, गाय दूध नहीं देती है, राधा नहीं पढ़ती है, हम नहीं जाएंगे, हम जोधपुर नहीं जाएंगे। इस तरीके से ये जो सेंटेंस होते हैं वो अपने आप में निषेधवाचक, जहां पर नकारात्मकता की भावना जो है वो उसे हम निषेधवाचक वाक्य में जो है वो शामिल करेंगे। अब देखिए प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न बने, जहां पर प्रश्न हो जिस वाक्य में, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनको बोलते समय विशेष स्वर का प्रयोग किया जाता है तथा लिखते समय ऐसे वाक्यों में अंत में प्रश्न सूचक जो है वो चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार का ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है ना, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, वे कौन सी कक्षा में पढ़ता है, वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, रेल कब आएगी, रेल कब आएगी, तुम कहां जा रहे हो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं और ये नकारात्मक वाक्य रहते हैं। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरह से मित्रों अब हम चलते हैं और आगे। अभी हम तीन प्रकार के जो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य हैं वो हम तीन प्रकार पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, आज्ञावाचक और इच्छावाचक। अब देखिए, आज्ञावाचक मीन्स विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं इन्हें। जैसे कि जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति या उपदेश दिया जाए, आज्ञा दी जाए, अनुमति दी जाए या उपदेश दिया जाए, ऐसी स्थिति में वो आज्ञावाचक वाक्य होगा। बच्चे सो जाओ, सबसे प्रेम करो, आप चाय पीजिए, घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां पर आज्ञावाचक, अनुमति, आज्ञा, उपदेश आदि चीजें हो, वो जो है अपने आप में आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है ना, ये चौथा प्रकार कर चुके हैं हम अर्थ की दृष्टि से। ठीक है ना, अब देखिए इच्छावाचक वाक्य, जहां पर इच्छा निकलकर सामने, ठीक है, कि मेरी ये इच्छा है कि तुम अच्छे से पढ़ो और तुम्हारी जॉब भी लग जाए, तुम सरकारी सेवा में चले जाओ। ठीक है ना, तो ये इच्छा है, इच्छा में आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है ना, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हो। अब देखिए मित्रों, यहां पर ऐसा है कि वाक्य अधिक है, विधानवाचक भी हो गया,
इच्छावाचक भी हो गया, निषेधवाचक भी हो गया, यहाँ पर आपके आत्मवाचक भी रह रहा है। तो इन आठों के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, और आठों प्रकार के वाक्य प्रधान मंत्र हैं, उन सभी के का अभ्यास भी आपको जरूरी होना चाहिए, तब जाकर ही आप वहां पर किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो, आप उन्हें चाहे मिलान करना हो, संगत करना हो, या फिर कौन सा वाक्य को पहचानना हो, उन सभी प्रकार के वाक्यों को आप पहचान पाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है लगातार अपना क्या है यहाँ पर कि जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, वो अपने आप में कहलाते हैं। जैसे कि तुम्हारा कल्याण हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो। फिर देखिए जैसे कि ये इसमें देखो क्या हो रहा है, ये आशा है, ये कामना है, ये शुभकामनाएं है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, आप जल्द स्वस्थ हो। एक तरीके से हम जब आशा, शुभकामना, आशीर्वाद, इस प्रकार की जब भावनाएं प्रकट होती है, शुभकामनाएं देना है, तो वो अपने आप में इच्छावाचक वाक्य जो है वो मित्रों कहलाता है। ध्यान है, इनका अभ्यास करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि जब अधिक प्रकार की अर्थ की दृष्टि से आपके समक्ष वाक्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रांतिवश भटक भी जा सकते हैं, भटके भी जा सकते हैं। लेकिन देख लें, आगे चलते हैं। इस प्रकार मित्रों आगे चलते हैं। अब है संदेहवाचक। देखो जहां पर संदेह हो, जहां पे संदेह हो, ठीक है ना, वहां पर देखो जिन वाक्य में कार्य के होने में संदेह हो, कार्य होगा या नहीं, ये कोई वहां पर जो है कहीं ना कहीं उस कार्य के संपन्न होने में शंका जब आ जाए, तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे कि उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हो सकता है आज वर्षा हो, अफिक्स नहीं है, सिर्फ हम संभावना कर रहे हैं, संदेह है वर्षा होने में भी, होगा या होगा नहीं होगा फिक्स नहीं है, संदेह है, लेकिन ऐसी आशा जरूर है। फिर राधा 8वीं कक्षा में पढ़ती होगी, वह संभवतः कल आएगा, मतलब कि आना तो उसका है, लेकिन शायद आता है या नहीं होता इसमें संदेह। मैं शायद जयपुर जाऊंगा। इस प्रकार में शायद आ गया तो संदेह है कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, ये पूर्णतः जो है स्पष्ट नहीं है, वहां कहीं ना कहीं शंका बनी हुई है, अर्थात वो संदेहवाचक वाक्य में रहेगा। फिर देखिए संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य में क्या रहेगा कि जिन वाक्यों में एक क्रिया या दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध, मतलब कि एक क्रिया जो है कहीं ना कहीं दूसरी क्रिया पर निर्भर है, ऐसी स्थिति में वो संकेतवाचक वाक्य अर्थ की दृष्टि से जो संकेतवाचक वाक्य ये अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना माना गया है। ठीक है, जैसे कि इसे हम संकेत वाक्य, वाचक वाक्य कहते हैं। यदि मैं मेहनत करता तो सफल होता, धूप होती तो कपड़े सूख जाते, यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, तो फसल भी अच्छी होती। फिर यदि मैं पढ़ता, यदि मैं पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। इस तरीके से
एक क्रिया पर दूसरी क्रिया जब निर्भर होने का मूड हो तो वहां पर संकेतवाचक वाक्य जो मित्रों कहलाएगा। ध्यान रहे यहाँ पर संदेहवाचक जो वाक्य था उसमें देखो कहीं ना कहीं संख्या, कहीं ना कहीं कार्य के संपन्न होने में आपको संदेह नजर आता है, वहां पर संदेहवाचक में जाएगा। और जो है संकेतवाचक वाक्य में क्या है कि एक क्रिया पर दूसरी क्रिया का निर्भर होने का यदि मूड होता है तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य में वो रहेगा। देख लें क्या चलते हैं। सात वाक्य अर्थ की दृष्टि से हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं मित्रों। अब अंतिम वाक्य की हम और अग्रसर होते हैं, अर्थात ये है विस्मयादि वाचक। विस्मय जहां पर हर्ष है, शोक है, घृणा है, आश्चर्य है, इस तरह के भाव व्यक्त हो, जहां पर विस्मय हो और ये इस प्रकार का चिन्ह हो, उसके लिए इस प्रकार का ये जो है विस्मयादि वाचक चिन्ह रहता है, जिसमें आश्चर्य के भाव, शोक का भाव, ठीक है ना, और कह सकते हैं कि विस्मय हो, शोक हो, हर्ष हो, घृणा हो, इस प्रकार की भावनाएं प्रकट होती है जिस वाक्य में, वो अपने आप में विस्मयादि वाचक वाक्य जो है वो कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण है। वाह तुम आ गए, हाय मैं तो लुट गया, मैं तो लुट गया, अरे बच्चा सो गया, इस प्रकार की वाक्य कह सकते हैं। ओहो कितने घने बादल, कितने घने बादल, अरे वाह वाह कितने सुंदर फूल है। इस तरीके से हम जो है यहां पर विस्मय जो है विस्मयादिवाचक वाक्यों को समझ सकते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से। देख लीजिए तो मित्रों, इस प्रकार हमने आज आपके समक्ष जो है सर्वप्रथम वाक्य की रचना संबंधित इसकी संरचना को पढ़ने का प्रयास किया कि वाक्य की प्रकृति क्या रहेगी, तत्पश्चात वाक्य के घटक, वाक्य के अंग, और फिर वाक्य के प्रकार अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से हमने इसकी जानकारी प्राप्त की, और अर्थ की दृष्टि से जो अन्य प्रकार के वाक्य हैं उन सभी की परिभाषाएं और तमाम उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। तो मित्रों, मिलते हैं अगली कक्षा में। रचना के आधार पर जो वाक्यों के भेद हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। और आज के लिए, आज की कक्षा में इतने के लिए इतना, और मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।